अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का यूनिट 8 कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग विद हमना मरियम। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइन टीचिंग एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग, इनलिस्ट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, व्हाट इज़ लर्निंग, लर्निंग स्टाइल्स एंड बैरियर्स टू लर्निंग, identify the learning needs of the patient at clinical site, develop teaching learning plan, perform health teaching at the clinical site। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ टीचिंग। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस इन विच वन पर्सन शेयर्स इंफॉर्मेशन विद अदर टू प्रोवाइड दैम विद द इंफॉर्मेशन टू मेक बिहेवियरल चेंजेस। यानी एक पर्सन का दूसरे पर्सन तक ऐसी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र करना जिससे उसके बिहेवियर में चेंजेस आएँ, जो कि पॉजिटिव चेंजेस होंगे। Now, what are the types of teaching? There are two types of teaching: formal teaching and informal teaching. Formal teaching takes place at a specific time, in a specific plane, and on a specific topic. It is planned and goal directed. फॉर्मल जो होती है वो प्रॉपरली प्लान्ड होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो वेल नोन होते हैं ताकि उसकी लर्निंग भी उतनी ही प्रॉपर हो सके। इनफॉर्मल टीचिंग takes place at any time, any place, whenever a learning need is identified। जो इनफॉर्मल टीचिंग है वो प्लान्ड नहीं होती, बल्कि जो हमारे सामने इवेंट्स हो रहे होते हैं या जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनफॉर्मली सीखते हैं। इनफॉर्मल टीचिंग इज़ हैपन आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम एंड नॉट रिक्वायर्ड ऑफ ट्रेंड टीचर्स। यानी इसमें किसी ट्रेन टीचर की ज़रूरत नहीं है जो प्रॉपर एक लेक्चर दे, बल्कि हम कोई भी इवेंट आउट ऑफ द क्लासरूम कहीं देखते हैं, किसी के साथ होता हुआ भी देखें, तो हमें उससे जो लर्निंग हासिल हो वो इनफॉर्मल टीचिंग है। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं टीचिंग मेथड्स। मैनी डिफरेंट टीचिंग मेथड्स कैन बी यूज डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट्स लर्निंग नीड। जो टीचिंग मेथड है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्लाइंट की नीड्स क्या हैं, वो किस तरह से लर्न करेगा। सबसे पहला मेथड है डिस्कशन मेथड, कि 5 to 6 पर्सन या मे बी 2 पर्सन आपस में बैठ के किसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इससे जो लर्निंग होती है वो डिस्कशन लर्निंग होगी। लेक्चर मेथड, जैसे कि क्लासरूम में एक टीचर लेक्चर देता है और स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन, इसमें जो लेक्चर देने वाला होता है, लेक्चर गिवर, वो क्वेश्चंस पूछता है और उसके जवाब जो हासिल होते हैं उससे लर्निंग होती है। इसे कहते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन टीचिंग मेथड। नेक्स्ट है रोल प्ले। रोल प्ले का मतलब है कि सामने कोई किरदार परफॉर्म करता है और उससे हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, जैसे कि कठपुतली का खेल होता है उसी तरह से। गेम्स, कंप्यूटर एक्टिविटीज़, कुछ लर्निंग हमें कंप्यूटर एक्टिविटीज़ से भी होती हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि किसी रिटन फॉर्म में या वीडियो की फॉर्म में जो चीज़ हमें दिखाई जाए, वो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है। नाउ व्हाट इज़ लर्निंग? It is a process of acquiring knowledge or skill by study, practice, which produces change in behavior। यानी कि किसी भी तरह से या तो पढ़कर या प्रैक्टिस करके किसी स्किल को उसे अडॉप्ट करना लर्निंग कहलाता है। इसके अलावा हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड ग्रुप डिज़ायर टू लर्न एंड एक्ट ऑन द लर्निंग। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, फैमिली या कोई भी ग्रुप कुछ भी सीखने के लिए कोशिश करता है और वो जो कुछ सीखता है फिर उसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करता है, खुद पर अप्लाई भी करता है। लर्निंग रेफर्स टू रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। यानी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से भी जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, हमारे बिहेवियर में जो चेंज लेकर आए, पॉजिटिव चेंज लेकर आए, उससे भी लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज़ डिफाइंड एज अ चेंज इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस और सेल्फ एक्टिविटी। इसके अलावा इनफॉर्मल लर्निंग का इसमें जिक्र किया गया है कि जो हमारे साथ एक्सपीरियंस होते हैं या हम अपनी कोई लाइफ एक्टिविटी से या किसी और की एक्टिविटी से जो सीखते हैं वो भी हमारी लर्निंग है। implies that learning can only happen through the individual's activity or his own doing।
यानी कि कोई भी लर्निंग तब होगी जब कोई भी इंडिविजुअल उस एक्टिविटी को खुद अप्लाई करता है खुद के ऊपर या उसे करता है, तब ही वो सीखता है, यानी करने से सीखता है इंसान। Now, what are the learning styles? Information enters your brain through three main ways: sight, hearing, and touch. Which one you use the most is called your learning style. यानी कुछ लोग देखने से सीखते हैं, कुछ सुनने से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं और कुछ टच के ज़रिए या खुद उसको सेंस करने से फिर सीखते हैं। हर किसी का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। सबसे पहले विजुअल लर्नर्स learn by sight prefers to see information such as pictures, diagrams, demonstrations, यानी कि वो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी हों। Auditory learners learn by hearing, learn to listening to the words, यानी कि वो आवाज़ों को सुनने से, लफ्ज़ों को सुनने से ही वो याद कर लेते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी टीचर का लेक्चर सुनता हूँ, मुझे तभी सब याद हो जाता है। टेक्टाइल लर्नर्स, इन्हें कहते हैं काइनेस्थेटिक, लर्न बाय टच, दे लर्न बाय एक्सपीरियंसिंग द इंफॉर्मेशन और बाय टचिंग, फीलिंग और डूइंग रोल प्ले, यानी वो कुछ भी परफॉर्म करने से, किसी चीज़ को टच करने से फिर उस पर बिलीव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग बैरियर्स विद क्लाइंट्स। सबसे पहले आता है इन्वायरमेंट। अगर पुअर लाइटिंग है, नॉइस है, क्राउड है, इन सब केसेस में लर्निंग इफ़ेक्ट होगी। सोशियो कल्चरल, यानी लैंग्वेज और एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है। सपोज़ आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश, सामने वाले की है पंजाबी, वो आपको नहीं समझ सकेगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड, सपोज़ कि वो इतने अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं है, उसकी प्रीवियस नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, तब भी वो अच्छे से लर्न नहीं कर सकेगा। फिजियोलॉजिकल, पुअर आई साइट, वो सही से देख नहीं सकेगा जो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हेयरिंग डिफ़िकल्टीज़, जो आप उसे सुना रहे हैं, बता रहे हैं, वो उसे सही से समझ ही नहीं पाएगा। साइकोलॉजिकल, यानी फियर एंड स्ट्रेस, अगर क्लाइंट स्ट्रेस में है, फियर में है, तो वो आपकी बात को नहीं समझ सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग नीड्स ऑफ द पेशेंट एट द क्लिनिकल साइट। द इंफॉर्मेशन गिवन टू द पेशेंट शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट्स एज, लिटरेसी लेवल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। जो भी इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट को दे रहे हैं वो उसके एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यूज़ ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ शुड बी अवॉइडेड। हम बहुत सी ऐसी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ अपने कोवर्कर्स के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट को हम वो नहीं समझा सकते। फॉर एग्जाम्पल, द टर्म्स मायोकार्डियल इन्फॉक्शन और MI should not be used in place of heart attack unless they have already been defined for the patient। यानी कि अगर पेशेंट को हार्ट अटैक के बारे में पता है तो हम उसे हार्ट अटैक ही बताएंगे। अगर हम उसे मायोकार्डियल इन्फॉक्शन बताएंगे, वो कहेगा या अल्लाह मुझे कौन सी बीमारी हो गई। ठीक है, तो पेशेंट के एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग उसे बताएंगे। सबसे पहले क्या है, नीड फॉर ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन। पेशेंट का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और वो आप पर ट्रस्ट भी करे। नीड फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन एजुकेशन नीड को भी फुलफ़िल किया जाए। नीड फॉर सपोर्ट एंड सेल्फ केयर, पेशेंट को सपोर्ट और उसकी केयर भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशन, सेफ़ वे यूज़ करना है और प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पर होनी चाहिए। ठीक है, यूजेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड सप्लाइज़, जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ करें, जो भी सप्लाइज से प्रोवाइड करें, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसकी नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन, रिहैबिलिटेशन, पेन मैनेजमेंट, ये सारी सर्विसेज उसे अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर ये सर्विसेज उसे प्रोवाइड नहीं होंगी तो ज़ाहिर है उसकी लर्निंग भी इफ़ेक्ट होगी, यानी ये उसके लिए बैरियर बन जाएगा। पर्सनल हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। अगर पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है, बहुत डर्टी है, तब भी वो हमारी लर्निंग के ऊपर, हमारी टीचिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। साइको सोशल इन्फॉर्मेशन, यानी उसका सोशल स्टेटस, उसका हेल्थ स्टेटस, हर चीज़, इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी आपने रिकॉर्ड करनी है, ये भी उसकी बेसिक नीड है। कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिस कम्युनिटी में वो रहता है उसकी बेसिक नीड्स पूरी की जाएं। पेशेंट राइट्स, पेशेंट के बहुत सारे राइट्स होते हैं, उनको भी फुलफ़िल किया जाए। पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हेल्थ केयर सिस्टम में, उसे वो भी बताई जाएँ, ये भी उसका राइट है। फॉलो अप केयर,
जब भी पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं तो उसे प्रॉपर फॉलोअप केयर बताई जाती है कि आपने इसके बाद घर पर अपनी केयर कैसे करनी है और वापस आकर कैसे कैसे कहाँ कहाँ चेक करवाना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उसे ज़रूर बताई जाए। नॉलेज ऑफ सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट का ये राइट है और उसकी बेसिक नीड है कि उसको उसकी डिज़ीज़ के बारे में जो वो पूछना चाहे बताया जाए। अबाउट मेंबर ऑफ हेल्थ टीम, अगर पेशेंट अपने डॉक्टर के बारे में, अपने नर्स के बारे में जानना चाहता है कि उसका नाम क्या है, तो ये भी उसकी ज़रूरत है, इसे भी वो उसे बताया जाए। लर्न अबाउट न्यू स्किल्स, अगर मेडिकल स्किल्स पहले से कुछ चेंज हुई हैं तो वो भी उसे बताई जाएँ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग प्लान। A teaching learning plan is a written guide for trainers plan in order to achieve the intended learning outcomes, यानी कि इसके ज़रिए हम अपने गोल सेट करते हैं और रिटन फॉर्म में हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं कि टीचिंग के बाद कौन कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें हासिल होंगे। इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक डेफिनेशन एंड डायरेक्शन on learning objectives, equipments, instructional media material requirements and conduct of the training। तो टीचिंग लर्निंग प्लान के ज़रिए जिस लर्निंग में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, यानी कि कौन सा मटेरियल होगा, किस ट्रेनर ने पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें हमें पता लगेंगी। तो अब हम देखेंगे कि जो टीचिंग लर्निंग प्लान है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, यानी कि उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं या कौन कौन से पॉइंट्स हैं। जैसे कि सबसे पहले उसका पहले पर्पस सेट किया जाता है, उसके बाद उसके गोल सेट किए जाते हैं, फिर इनलिस्ट किए जाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स, आउटलाइन किए जाते हैं रिलेटेड कंटेंट, यानी जो लर्निंग का कंटेंट है उसे आउटलाइन करते हैं। द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, कि हम किस तरीक़ों से टीचिंग करेंगे ताकि वो इफ़ेक्टिव लर्निंग हो सके। द टाइम अलॉटेड, इस प्रॉपर पूरे लर्निंग सेशन का कितना टाइम होगा ये भी लिखा जाएगा। द इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज, के जो रिसोर्सेज यूज़ की गई हैं, जो रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं, जो मटेरियल लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, हम वो भी इसमें मेंशन करेंगे। द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, यानी टीचिंग के बाद जो लर्निंग हुई है उसको कैसे इवैल्यूएट किया गया है, कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, ईदर क्वेश्चन आंसर मेथड यूज़ किया है हमने या फिर डिस्कशन मेथड यूज़ किया है, ताकि इस बात को इवैल्यूएट किया जाए जो हमने पढ़ाया है सामने वाले ने उसे अच्छे से सीखा है। ये सब चीज़ें हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्लान में रिटन फॉर्म में लिखते हैं, तभी वो एक कंप्लीट टीचिंग लर्निंग प्लान बनता है। तो अब हम रेफरेंस के लिए एक लर्निंग प्लान देखते हैं वूंड केयर का। सबसे पहले करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्नर, जिसने सीखना है उसकी पहले असेसमेंट करेंगे। तो पहला सिनेरियो क्या है, अ 22 years old male college student suffered a 7 centimeter or 2.5 inches laceration on the left lower anterior leg during hockey game। गेम के दौरान उसकी जो लेफ़्ट लोअर एंटीरियर लेग है वहाँ पर एक छोटा सा लेसिरेशन यानी कि एक कट लग गया है। द लेसिरेशन वॉज क्लीन्ड, सुचर्ड एंड बैंडेज, उसे सबसे पहले साफ़ किया गया, उस पर टांके लगाए गए और फिर उसकी पट्टी कर दी गई। द क्लाइंट वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट टू रिटर्न टू द हेल्थ क्लिनिक इन 10 days फॉर सुचर रिमूवल। क्लाइंट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीड इंग्लिश, assessed to be in the preparation and action stages of change। ठीक है, अब हम इसका नर्सिंग डायग्नोज देखेंगे। नर्सिंग डायग्नोज क्या होगा कि डेफिसिट नॉलेज, केयर ऑफ सुचर वूंड रिलेटेड टू नो प्रायर एक्सपीरियंस। जाहिर है उसको पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ है, इस वजह से इसको डेफिसिट ऑफ नॉलेज है, ये हमारा नर्सिंग डायग्नोज होगा। अब इस क्लाइंट के लिए गोल्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल देखेंगे। क्लाइंट विल रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन अबाउट वूंड केयर, यानी कि जो हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे वूंड केयर के बारे में कि इसको कैसे साफ़ करना है, कैसे बैंडेज करना है, वो उसको प्रॉपर आंसर कर सकेगा। करेक्टली परफॉर्म आ रिटर्न डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वूंड क्लीनिंग एंड बैंडेजिंग, और जो उसने सीखा है या उसने जो बताया है वो उसे डिमॉन्स्ट्रेट करके भी दिखाएगा कि हाँ मैं इस तरह से केयर करूँगा। अब लॉन्ग टर्म में इसका क्या गोल होगा, यानी कि काफ़ी अरसे बाद, 1 महीने बाद उसका क्या हमारे लिए गोल होगा कि क्लाइंट्स वूंड विल हील कम्प्लीटली विदाउट इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस
लॉन्ग टर्म में हमारा ये गोल होगा कि वूंड प्रॉपरली हील हो जाएगा और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगी। तो अब हम रेफरेंस के लिए एक टीचिंग लर्निंग प्लान देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक, क्लाइंट, उसका डेट, वेन्यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। उसी के साथ नीचे लेफ़्ट साइड पे हम उस पूरे टीचिंग लर्निंग प्लान के ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, कंटेंट्स लिखेंगे, प्लान ऑफ एक्टिविटीज़, उसका टाइम फ्रेम कि ये प्रॉपर लर्निंग कितने टाइम में होगी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिसोर्सेज एंड असेसमेंट टूल्स। जैसे कि हमने ये सारी चीज़ें पहले डिटेल में डिस्कस की हैं। ये सारी चीज़ें हमारे टीचिंग लर्निंग प्लान के पार्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन, टीचिंग प्रोसेस बाय विच अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्स और डॉक्टर दैट प्रोवाइड्स बेसिक नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ। यानी एक डॉक्टर और नर्स जिसके पास हेल्थ की प्रॉपर नॉलेज है, वो जो चीज़ें सिखाता है उसे हम हेल्थ एजुकेशन कहते हैं। हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस by which an individual and group of people learn about health, learn about how to promote health, restore and maintain health। यानी कि हम सबसे पहले सीखते हैं कि हम हेल्थ क्या है, उसे मेंटेन कैसे करना है, जो प्रेजेंट हेल्थ है उसे प्रमोट कैसे करना है, और अगर आपका हेल्थ डेफिसिट है तो रिस्टोर कैसे करना है, और एक अच्छी सेहत को कैसे मेंटेन करना है, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। ये सारी हेल्थ एजुकेशन है। इसमें पेशेंट एजुकेशन क्या होती है? पेशेंट एजुकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड अदर impart information to patient and other caregivers that will alter their health behaviors or improve their health status। यानी कि पेशेंट को ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना, केयर गिवर्स को ऐसी इन्फॉर्मेशन देना ताकि वो अपनी हेल्थ को और हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करें, अपने हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करें। ये एक प्रोफेशनल नॉलेज होती है। दिस कुड बी मोर फ्रूटफुल इफ़ इट इज़ प्लान्ड प्रॉपरली। यानी कि अगर प्रॉपर उसको गाइडेंस दी जाए और प्लान के अकॉर्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन दी जाए पेशेंट को, पेशेंट के जो केयर प्रोवाइडर हैं उनको, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स टू एजुकेट द पेशेंट प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली। यानी कि नर्स ने पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन देनी है, ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमने हेल्थ एजुकेशन दी है पेशेंट को, केयर गिवर को, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी क्यों दी जाती है। हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। जब पेशेंट को हेल्थ के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी हेल्थ को प्रमोट भी करेगा, मज़ीद आने वाली डिजीज़ से भी प्रिवेंशन हो जाएगी। अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। पेशेंट डिज़ीज़ की अर्ली डायग्नोज कर लिया जाएगा उसे, और उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो सकेगी। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज। प्लान के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज होंगी उसे भी इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू चूज़ हेल्दियर लाइफस्टाइल एंड प्रैक्टिस प्रिवेंटिंग फ्रॉम मेडिसिन। यानी कि प्रिवेंशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि मेडिसिन के ज़रिए उसे ट्रीट किया जाए। अट्रैक्ट्स द पेशेंट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड इंक्रीज द पेशेंट सेटिस्फैक्शन विद केयर। जब भी क्लाइंट खुद मेडिकल केयर के लिए अट्रैक्टेड रहेगा तो उसके लिए सेटिस्फैक्शन लेवल भी उसका हाई होगा और हेल्थ मेंटेनेंस लेवल भी उसका हाई होगा। प्रमोट पेशेंट केयर एंड पेशेंट्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन देयर प्लान ऑफ केयर। पेशेंट हेल्थ केयर प्रमोशन में भी ज़्यादा एक्टिव रहता है और उसे अपने हेल्थ प्लान के बारे में पता लगता है, तो उसमें भी उसकी इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव ही होती है। इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड रिड्यूसेस द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इलनेस। इससे क्या होता है, केयर भी कंटिन्यू रहती है, पेशेंट खुद भी केयर करता है और केयर प्रोवाइडर्स भी। इसी के साथ जो उसकी बीमारी होती है, उसकी जो इलनेस होती है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।